हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 65वां दिन है जिसमें हम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन को उठाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या अप्रोच रखनी है। और इसके माध्यम से हम एक टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है आइस एल्बिडो फीडबैक की जो परिघटना है, जो कि आपने देखा होगा हाल में ही जो आर्कटिक है, आर्कटिक क्षेत्र, इसको थोड़ा सा गूगल सर्च करें, वहाँ पे आपने देखा होगा रेड अलगाई पूरा लाल लाल हो गया था। लोग कह रहे थे आर्कटिक में खून कहाँ से आ गया, तो पूरा लाल लाल हो गई थी आर्कटिक की जो बर्फ है। तो उसको एक बार गूगल पे आप देखें तो ये किस कारण से हुई है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं परिघटना को आइस एल्बिडो फीडबैक। और ये न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो लोग 2019 का लिख रहे हैं उन लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो हम देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना कि आप अगर हमारा जो पेड उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नई भी ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, आइस एल्बिडो फीडबैक क्या है और यह जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीधे सीधे अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ब्रेक करूं, आपको समझाने का प्रयास करूं, तो क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में आपको ये बताना है इंट्रोडक्शन में कि आइस एल्बिडो फीडबैक क्या है, उसको थोड़ा सा समझाना है। फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको बताना होगा यह जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार संबंधित है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार संबंधित है जब आप ये बता देंगे तो आप बताएंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आप हमेशा क्या रखेंगे, जब जलवायु परिवर्तन का क्वेश्चन आए हमेशा फिक्स कर लीजिए, आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। सीधी बात, हमेशा का निष्कर्ष यही रख लीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो एक दो लाइन का एक निष्कर्ष पहले से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको लिखने में बहुत कम समय लगेगा और आपकी स्पीड लिखने की बढ़ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट इज आइस एल्बिडो फीडबैक एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब इसको पहले मैं एक बार समझा देता हूं जल्दी से ताकि आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जो बर्फ है, ठीक है, बर्फ का कुछ आपको पता होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का कुछ एल्बिडो होता है, यानी जो सूर्य का तप आता है, जो सूर्य तप आता है, वो पृथ्वी क्या करती है, अपने यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। तो जितना ज़्यादा एल्बिडो होता है उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, यानी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव पावर होता है एल्बिडो। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी सूर्य तप पृथ्वी ने रिफ्लेक्ट की, मान लीजिए 100 सूर्य तप आ रहा है पृथ्वी से, तो पृथ्वी अगर 40 रिफ्लेक्ट कर देती है तो इसको बोलते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। ठीक है, अब ये बात समझिएगा। आइस क्या है, आइस का अगर देखेंगे, आइस जमी हुई है तो वो एक ग्लास की तरह होगी, आपको लगेगा शीशे की तरह है। ठीक है, शीशे की तरह है, तो इसकी परावर्तक क्षमता ऑब्वियस सी बात है, यानी एल्बिडो अधिक होगी। अगर मैं बात करूं जल से, अगर यहाँ पे जल रखा है, जल और आइस, इन दोनों में बात करूं तो आपको ज्यादा चमकदार कौन दिखेगा, सीधी बात है, आपको ज्यादा चमकदार आइस दिखेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे सिमिलर समझ लीजिए। तो ये बात है। अब क्या होता है, देखिए, जब सूर्य तप आता है, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग से ये आइस अगर पिघल रही है, ठीक है, आइस पिघल रही है, तो आइस पिघल के क्या बनेगा, ये बनेगा, आप कह सकते हैं वाटर बनेगा, ऐसे समझ लीजिए, आइस वाटर में चेंज हो रहा है। अब आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो जो सूर्य तप है, बताइए, अब जब वाटर में चेंज होएगा तो सूर्य तप अवशोषण क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा यहाँ पे, अगर हम ऐसे समझे तो ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हुआ, आइस जो है वो पिघली। ठीक है, आइस कम हुई, यानी यहाँ मैं ऐसे दिखा देता हूँ, आइस कम हुई। आइस कम होने से क्या हो रहा है, इसकी जो एल्बिडो पावर है, एल्बिडो पावर वो क्या हुई, वो भी कम हुई, यानी अब रिफ्लेक्ट कम करेगा, अब अवशोषित ज्यादा करेगा। तो इससे क्या होगा, जब कम करेगा और अवशोषित ज्यादा करेगा, यानी ये गर्मी और बढ़ेगी, और गर्मी और बढ़ेगी यानी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं एक चक्रीय प्रक्रिया हो जा रही है, इसी को बोलते हैं आइस एल्बिडो फीडबैक। और देखिए, फीडबैक जो होता है, जो भी नेचुरल फीडबैक होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया या फिर प्रतिपुष्टि, जो भी आप चाहें, तो फीडबैक का मतलब ये होता है। तो जो नेचुरल फीडबैक होते हैं, दो तरह के नेचुरल फीडबैक होते हैं, एक होता है नकारात्मक फीडबैक, ठीक है, और दूसरा होता है सकारात्मक फीडबैक। दो तरह के फीडबैक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सकारात्मक फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो परिघटना उसको उत्पन्न कर रही है वह उस परिघटना को बढ़ावा दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, आइस पिघल रही है, आइस कौन पिघला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस पिघल रही है। ठीक है, आइस पिघलने से फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे सकारात्मक फीडबैक। मतलब जो प्रक्रिया आइस के पिघलने को बढ़ावा दे रही थी, आइस अपने पिघलन से उसी प्रक्रिया को और बढ़ावा दे रहा है, यानी उसी प्रक्रिया को और तीव्र कर दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सकारात्मक फीडबैक। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए, ऐसा हो जाए
कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आइस का पिघलना बढ़ जाए या कम हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगे। तो जो प्रक्रिया उसको उत्पन्न करी, अगर वो प्रक्रिया कम होने लगे तो उसको बोलेंगे हम नकारात्मक फीडबैक। ठीक है, तो ये तरीका है। लेकिन जो आइस का पिघलन है वो आप देख सकते हैं एग्जांपल से कि आइस का पिघलन क्या है, सकारात्मक फीडबैक का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में इतना था कि आइस एल्बिडो फीडबैक हमें समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है आंसर में। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट समझा दिए कि आपको पहले में बताना है इंट्रोडक्शन में आइस एल्बिडो फीडबैक है क्या, फिर आपको बताना है जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार लिंकेज है, और फिर निष्कर्ष में लिख देना है कि वैश्विक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। तो मैंने क्या लिखा, आइस एल्बिडो फीडबैक एक सकारात्मक प्रतिक्रिया परिघटना है। तो मैंने अभी बताया, आपको समझाया सकारात्मक प्रतिक्रिया परिघटना क्या है, जिसमें पृथ्वी सतह पर हिम क्षेत्रफल में कमी, उदाहरण के तौर पर लिखा गर्मी के कारण पिघलन, पृथ्वी के अल्बिडो में कमी कर देती है तथा यह प्रक्रिया और अधिक तीव्रता से होने लगती है। तो वही मैंने बात जो आपको समझाई वही यहाँ पे लिखा है। इस बात को समझिएगा। आप चाहें अगर और वर्ड को क्लियर करना चाहें, यहाँ पे और अच्छे से आंसर लिखना चाहें, जो कि मुझे लिखने के बाद समझ में आया कि ये भी लिखना चाहिए था, आप यहाँ पे क्षेत्रफल में कमी की जगह परिवर्तन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अल्बिडो में कमी की जगह परिवर्तन कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा कीवर्ड है। क्यों? अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछा है आइस एल्बिडो फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है, दोनों होता है। मान लीजिए पृथ्वी के हिम क्षेत्रफल में मान लीजिए वृद्धि हो रही है, सपोज मान लीजिए पृथ्वी के हिम क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, जो अल्बिडो है अल्बिडो में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी बात है। तो दोनों डायरेक्शन में ये चीज चेंज हो रहा है, तो आप इसको परिवर्तन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने लिखा वो भी बिल्कुल सही है, और एग्जाम में क्योंकि यही क्वेश्चन की डिमांड है तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया है। अब मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट से इसको दिखा दिया। फ्लो चार्ट से जो आपको नीचे समझाया था वही यहाँ पे लिखा कि तापन हो रहा है, तापन से हिम पिघलन हो रहा है, हिम पिघलन से अल्बिडो में कमी हो रही है, अल्बिडो में कमी होगी तो अधिक अवशोषण करेगा तापमान का, तापमान का अधिक अवशोषण होगा तो फिर से हिम पिघलन अधिक होगा। उसी बात को मैंने लिख दिया आइस एल्बिडो फीडबैक, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको दिखा दिया। अब बताने मुझे जलवायु परिवर्तन के साथ इसका संबंध क्या है, यानी जलवायु परिवर्तन की दिशा में ये क्या कार्य कर रहा है, कैसे ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है, कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी चीज को मैंने बताया। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा हिम आच्छादित क्षेत्रों का अपेक्षाकृत तीव्र तापन। देखिए इंग्लिश में हम लिखते हैं तो एम्प्लीफिकेशन लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में कोई वर्ड इस तरीके का मिल नहीं रहा था। अब देखिए यही थोड़ा सा हिंदी मीडियम के साथ एक प्रॉब्लम यही होती है कि एग्जैक्टली वो भावना नहीं आ पाती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना हो टेम्परेचर एनोमली, ठीक है, टेम्परेचर अनोमली, तो वो मुझे मिलेगा नहीं एग्जैक्टली बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे, तो मुझे क्या लिखना है, असमतापन, कुछ इस तरीके का मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास वर्ड्स हैं हम उसी को यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, अपेक्षाकृत तीव्र तापन। ये 3 वर्ड्स की जगह मैं क्या लिख देता, एम्प्लीफिकेशन, सीधे ये लिख देता, तो समझ रहे ना, आपके वर्ड्स भी बचते और एग्जैक्ट मीनिंग भी जाती जो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिम आच्छादित क्षेत्रों का अपेक्षाकृत तीव्र तापन उदाहरण के तौर पे आर्कटिक विश्व के अन्य भागों की तुलना में तीव्र गति से गर्म हो रही है। तो आइस एल्बिडो फीडबैक का एक जलवायु परिवर्तन के साथ जो संबंध है पहला कि हिम आच्छादित क्षेत्र, इसके कारण आइस एल्बिडो फीडबैक के कारण अपेक्षाकृत तीव्र गति से तापन हो रहा है इनका। ठीक है, और आप अगर आपको और टॉपिक पढ़ना है, आप तो चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कराकोरम एनोमली क्या है, इसको आप लोग चेक करें। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला एनोमली वर्ड, कराकोरम एनोमली क्या है, इसको गूगल पे सर्च करें और देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि है क्या, ताकि आप लोग भी थोड़ा इंटरेक्टिव हो पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, वो भी कुछ इसी तरह की परिघटना है, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, वो भी इसी तरह की परिघटना है। ठीक है, तो इसको देखें आप। तीव्र गति से गर्म हो रही है, मैंने ये बात बताई। दूसरा, तापन से हिमानियों में फंसी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे तो वो भी लिख दें, जैसी ग्रीन हाउस गैसें बाहर आ जाती हैं जो पृथ्वी के अन्य भागों में तापन करती हैं। तो सीधी बात है, यहाँ पे जो मैंने बात बताई आपको कि ये जो आइस है ये तापन हो रहा है, तो आइस आपको पता होगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आइस का, जो लोगों ने अगर साइंस अच्छे से पढ़ा है तो, हालांकि मैंने पढ़ा है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, लेकिन इसका यूज नहीं है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बता रहा हूँ। तो आइस क्या होता है, क्यूबिकल शेप में इसका अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्यूब्स बने होते हैं। ठीक है, और क्यूब्स में क्या होते हैं, ये देखिए ये आइस क्यूब है। ठीक है, तो ये जो वाटर के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, इस क्रिस्टल्स में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो गैप होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है, जो गैप होता है उसमें क्या होती है, उसमें ग्रीन हाउस गैसें फंसी रहती हैं, ट्रैप्ड होती हैं। जैसे मीथेन, आपने हाल में ही सुना होगा मीथेन गैस, ठीक है, वाटर कुछ उसका नाम है समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। तो जो भी मीथेन है, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि मीथेन क्या होता है, इस आइस में ट्रैप्ड होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी इस आइस में ट्रैप्ड होती है। और ये क्या होता है, जब आइस पिघलता है, जब आइस अपना स्ट्रक्चर टूटता है, जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधी बात है, जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो टेम्परेचर और अधिक तेजी से बढ़ेगा। तो विश्व के अन्य भागों में भी ये क्या कर रहा है, तापन की परिघटना को बढ़ा रहा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन की गति में वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी समझाया कि क्या कर रहा है, तापन से बर्फ नीचे से अधिक पिघलती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब तापन होगा तो बर्फ नीचे से अधिक पिघलेगी, जबकि ऊपरी भाग में आर्द्रता वृद्धि होगी। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए, ये बर्फ है, नीचे से गर्म हो रहा है तो ये पिघलेगी, यहाँ पे पानी बनेगा बहुत तेजी से। ऊपर से गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है, तभी तो गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण होगा। अब ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प क्या करेगी, सूर्य को और तेजी से ऊष्मा अवशोषित करेगी और तीव्र गति से ऊष्मा अवशोषित करेगी। तो वही लिखा मैंने, सतह अधिक ऊष्मा अवशोषण करता है एवं जलवायु परिवर्तन की तीव्रता बढ़ जाती है। तो जो जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्पलीफाइड हो जाएगा। चौथा, हिम पिघलन से शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है। उदाहरण, आर्कटिक में लाल ज्वार अभी आया है, यह जलवायु परिवर्तन का घोतक है, यानी ये समझाता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हिम पिघलन से आप कह सकते हैं शैवाल प्रस्फुटन, आपने अभी देखा होगा, तो उस पॉइंट को आपने बता दिया, 4-5 पॉइंट, तो आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखूंगा, देखिए इसी तरह का मैंने सेट कर रखा है निष्कर्ष अधिकतर क्वेश्चंस का। तो क्या लिखा, आइस एल्बिडो फीडबैक को समझना जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक प्रयासों को तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता स्पष्ट करता है। तो हमने बताया कि आवश्यकता है कि वैश्विक प्रयास जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे पेरिस समझौता, इसको तीव्र गति से लागू किया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 150 शब्द से कम समय शब्द सीमा में ही, इवन मुझे लगता है लगभग 150 होगा, हमने बहुत अच्छा लगभग कंप्लीट कर दिया आंसर, जितना हमें डिमांड थी हमने उसको कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं। तो आप अगर अभी बिगिनर हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नीचे कमेंट सेक्शन करते हैं, आप लिखते हैं कि सर ये डाउट है, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ओपन करें। प्लेलिस्ट में देखिए लगभग हर चीज़ पे वीडियो बन चुकी है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, सेकंड ARC हो, कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, प्री का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, NCERT कैसे पढ़ना है जो लोग बिगिनर हैं, हर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप जरूर देखें, सब्सक्राइब इसे अवश्य करें, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर कंटेंट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।